वीडियो की शुरुआत होती है, जांग कहता है हाँ तुमने सही अनुमान लगाया, हम जिस जहाज पर है उसका मालिक टाइगर रॉक मर्चेंट के पास है। हालांकि हर कोई जानता है कि टाइगर रॉक मर्चेंट का नामगोंग परिवार के साथ संबंध है, उन्हें दूसरे सेक्टरों के साथ ट्रेडिंग करने से रोकने वाला कोई नियम नहीं है। इसीलिए नामगोंग परिवार की नजर में टाइगर रॉक मर्चेंट्स को अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपटना चाहिए, वरना उन्हें फंसाए जाने का और भारी नुकसान होने का खतरा है। एमसी मन में कहता है यहाँ सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जियांग कहता है हालात को और भी बदतर बनाने के लिए हार्टलेस पायरेट्स यंगताजी नदी के किनारे इकलौते पायरेट्स का गैंग नहीं है। तो दूसरा आदमी कहता है अगर तुम सही कह रहे हो तो आजकल यंगताजी के किनारे ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। जियांग कहता है ये सब बस उस अजीब लेटर के कारण हो रहा है। मैंने सुना था कि हैनान के मुरोंग परिवार को भी एक लेटर मिला था, अगर चीजें ऐसी जारी रही तो जियांग को जल्दी या बाद में अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तभी एक बूढ़ा खांसते हुए उनको चुप कराता है और कहता है बस काफी है, अगर तुम ऐसी बुरी चीजों के बारे में बात करते रहोगे तो मेरी ड्रिंक का स्वाद खराब हो जाएगा। तो जियांग कहता है ओह मुझे माफ करना, और बूढ़ा आदमी कहता है इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि जब यंगताजी रिवर खतरे में है तो मुरीम एलायंस शांत होगी? तो दूसरा आदमी खुश होते कहता है ओ अच्छा ऐसा है मुरीम एलायंस, हाँ। और दूसरा कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है मुरीम एलायंस कुछ करेगा। ओह तुमने मुझे सचमुच डरा दिया, तुम्हें पता है सजा के तौर पर आज रात तुम मुझे दावत दोगे। और हम एमसी को देखते हैं जो परेशान होते हुए मन में कहता है क्या मुरोंग परिवार को लेटर भेजने का मेरा ये काम सच में इतनी सारी परेशानियों का कारण है? एमसी याद करता है कि यंग लेडी ने उससे क्या कहा था, डार्क हेवन मार्शल एम्परर और अजूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर। कोई नहीं जानता कि क्या वो सच में एक ही इंसान है, बावजूद इसके वो ऐसे लोग हैं जिन्हें मुरीम एलायंस नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इन सब के पीछे का आदमी एब्सोल्यूट वन। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास नॉर्थ सी आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एमसी मन में कहता है उस समय यंग लेडी की चेतावनी मेरे लिए नहीं बल्कि मुरीम एलायंस के लिए थी। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे मुरीम एलायंस को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर हम देखते हैं शाम हो रही होती है और जहाज आराम से चल रहा होता है। एमसी नांगोंग के डिसाइपल्स को देख रहा होता है तो जांग कहता है तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, मार्शल आर्टिस्ट सच में डरावने होते हैं, यहाँ तक कि सुंदर लड़कियां भी खतरनाक होती है। एमसी कहता है वैसे आप मुरोंग परिवार के काफी फैमिलियर लगते हैं। जियांग कहता है जी हाँ मैं, क्या तुम क्यूरियस हो, क्या तुम कारण जानना चाहते हो? ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 3 बार प्रोविंशियल एग्जाम में फेल हो गया और मुझे चेओल फैमिली मैनर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई। उस समय आयरन फैमिली एक और इनसिग्निफिकेंट फैमिली था और फैमिली के लीडर मुवुंग चेओल ने इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे साथ काम किया। एक दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा जब तक आयरन फैमिली के लीडर ने मुरोंग परिवार के लीडर को डुअल में हरा दिया और हैनान में राज करने का अधिकार हासिल कर लिया। उसके तुरंत बाद मुरोंग परिवार ने एक और डुअल करने की मांग की। आयरन फैमिली के लीडर ने इसे हंसते हुए एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद वो हार गया। और न केवल आयरन फैमिली के लीडर ने अपना हार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि मुरोंग परिवार को एक अनमोल खजाना मिला है। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने आसपास के छोटे और मीडियम आकार के सेक्ट्स को इकट्ठा किया। उन्हें लगा कि अगर वो मेजोरिटी के दबाव में आए तो मुरोंग परिवार भी झुक जाएगा। हालांकि वो इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता। विरोध का सामना करने पर भी मुरोंग परिवार के लीडर डैन चुन मुरोंग ने जोर देकर कहा कि वो सही थे और एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड मी मुरोंग ने सबको चुप करा दिया, जिसने उसे एक लड़की होने के कारण नीची नजर से देखा। यही वो टाइम था जब आखिरकार मुझे मुरीम की ट्रू नेचर समझ में आई और मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी इसमें फिट नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया, अपनी नौकरी छोड़ दी, वहाँ अपने बेनिफेक्टर से मिला और एक मर्चेंट बन गया। खैर मुझे आयरन फैमिली के भविष्य के लिए कोई आशा नहीं दिखती। एमसी कहता है अच्छा ऐसा है, अभी मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि मुरोंग परिवार को एक लेटर मिला। तो वो कहता है अरे ऐसा है, इन दिनों हैनान के मार्शल फैक्शन के बारे में वो खबर काफी मशहूर है। इसे सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो आगे कहता है ज्यादा मत सोचो, जियांगू में ऐसी अफवाहें आम है और यहाँ तक कि मुरोंग फैमिली भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। एमसी की शक्ल देख के लग रहा है कि इसकी गंदी वाली फटी है। एमसी मन में कहता है बिल्कुल नहीं, क्या लोगों को मिलने वाले हर एक अजीब लेटर्स के लिए मुझे दोषी ठहराया जाएगा? जियांग आगे कहता है इसके अलावा इंपीरियल एग्जाम में फेल होने पर ज्यादा दुखी मत हो। तभी एमसी किसी को भागते हुए देखता है। जियांग कहता है आप पहले साबित कर चुके हैं कि आप इंपीरियल एग्जाम में पास होने के लिए काफी अच्छे हैं, तो आपको अपनी खुद की एकेडमी खोल लेनी चाहिए। अल्टरनेटिवली आप मेरी तरह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है शिप ahoy ठीक हमारे सामने है और हम 2 शिप को देखते हैं। एमसी के बगल में बैठा हुआ आदमी डरते हुए खड़ा हो जाता है। एमसी पूछता है क्या चल रहा है? तो जियांग कहता है जिस तरह से वो चिल्ला रहे हैं मुझे लगता है कि शिप का हमारे पास आना नॉर्मल बात नहीं है, उन्होंने पक्का कुछ अजीब देखा है। और सभी लोग जहाज की ओर देख रहे होते हैं और सामने वाली जहाज पे कई लोग खड़े होते हैं। एमसी मन में कहता है उस शिप के पास कोई आइडेंटिफिकेशन फ्लैग नहीं है, क्या वो हो सकता है? तभी दूसरे जहाज के ऊपर बैंडिट को देखते हैं जो कह रहा होता है कैप्टन क्या उस जहाज के बारे में सचमुच कुछ अजीब नहीं है? कैप्टन कहता है तुम्हें मेरे अच्छे मूड में परेशानी क्यों डाल, जहाज के बारे में इतना अजीब क्या है? तो वो बैंडिट कहता है उस जहाज के क्रू के अलावा हमने जहाज पर कई मार्शल आर्टिस्ट को देखा है। तो लीडर हैरान होते हुए कहते हैं क्या मार्शल आर्टिस्ट? बैंडिट कहता है कैप्टन ने हमें पहली मार्शल आर्टिस्ट के पास जाने के चेतावनी दी है, क्या हमें उस जहाज को अनदेखा करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए? तो बॉस गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ, इतने सारे एफर्ट के बाद क्या तुम चाहते हो कि हम हार मान ले और वापस लौट जाए? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो है ना? वो बैंडेड कहता है लेकिन तभी बॉस कहता है चुप रहो, हमने ब्लेड पहले निकाल दिया, पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं है, हम कुछ दिखाए बिना वापस नहीं लौट सकते, हमला करो। बैंडेड मन में कहता है मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ इसलिए मैं कैप्टन को चूसना चाहता था। कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है इन गंदे मर्चेंट्स को नर्क में भेजो। और हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी शिप की ओर ही देख रहा होता है। तो एक आदमी आते हुए कहता है चीजें कैसे दिख रही
नौकरी है। तो एमसी कहता है अच्छा नहीं है। तो एक बैठा हुआ आदमी कहता है क्या बोर्ड पर नामगोंग परिवार के लोग नहीं है? तो दूसरा आदमी कहता है क्या तुम ईमानदारी से सोचते हो कि वो हमारे जैसे फ्रीलांस मर्चेंट की रक्षा करेंगे? वो सिर्फ टाइगर रॉक मर्चेंट्स की परवाह करते हैं। तो दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन फी का भुगतान करने के बाद वो शांति से चले जाए। एमसी अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है, तभी नामगोंग परिवार का एक आदमी पायरेट के लीडर से कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो लीडर कहता है तुम किस मर्चेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? और मन में कहता है भाड़ में जाओ, क्या मुझे सचमुच इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो नामगोंग का आदमी कहता है ये शिप टाइगर रॉक मर्चेंट का है और हम चोंगक्विंग के रास्ते पर है। तो लीडर कहता है टाइगर रॉक मर्चेंट है, चिंता मत करो, ऐसा हुआ है कि ये मर्चेंट हमारी प्रोटेक्शन में है। वो आदमी चुप रहता है। उसका डिसाइपल हंसते हुए कहता है तुमने कहा किसके प्रोटेक्शन में? तो वो लीडर कहता है मुझे यकीन है कि तुम जल मार्ग के नियमों को जानते हो। कैप्टन अब जल्दी करो और प्रोटेक्शन फी दो। तभी वो डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते हैं हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे और अब से टाइगर रॉक मर्चेंट शिप में कोई भी फिर कभी तुम्हें भुगतान नहीं देगा। इसे सुनकर कैप्टन गुस्सा होते हुए कहता है ऐसा लगता है यहाँ हमारे न्याय के छोटे नायक को ये समझ में नहीं आता कि इस यंगताजी नदी पर चीजें कैसे काम करती है। तुम कमीने। तो डिसाइपल कहता है तुमने कमीना किसको कहा? इसे वापस लो वरना मैं सांगमिन नाम को तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो पायरेट का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कमीना कमीना होता है, अपने उस छोटे से नुन्नू के साथ अहंकारी व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं तुम्हें इतना पुश ओवर लग रहा हूँ? इसे सुनकर सांगमिन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास साइज का एडवांटेज है? तो पायरेट्स का लीडर भी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुमसे डर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास तलवार है? मैंने वाइस कैप्टन का ये पद जुए में खेल के नहीं जीता है। तभी उसका साथी कहता है वाइस कैप्टन? वो आदमी वाइस कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है तुम जैसे टट्टी को अपने टांगों के बीच पूछ रखकर घर भागना चाहिए। ये नामगोंग रेजिडेंस का पिछवाड़ा नहीं है बल्कि यंगताजी नदी है। जाओ और उन्हें हमारी ताकत का स्वाद चखाओ। तो वो डिसाइपल्स कहते हैं वो आ रहे हैं, जल्दी क्रू के मेंबर सब छुप जाओ। नामगोंग फैमिली उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाओ। एमसी कहते हैं मुझे जल्दी छुपना होगा। तभी वो इस बूढ़े आदमी को देखता है जो उठ नहीं पा रहा होता। तो एमसी उसे उठाते हुए कहता है चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे माफ कर दो, लगता है मैंने कुछ ज्यादा शराब पी ली है। तभी तो बैंडेड उनके सामने आते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? अपना सारा सामान हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचेंगे। और दूसरा बैंडेड हंसते हुए कहता है तुम समझे उसका क्या मतलब है? एमसी मन में कहता है ये रिडिकुलस है, ये लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे और उनमें से सिर्फ दो ही है, वो आइसनो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और उन बैंडेड से कहता है आओ मैं तुम्हें ले चलूं। और बैंडेड एमसी को देखते हुए कहते हैं आखिर क्या बात है, क्या वो वुडन स्वॉर्ड नहीं है? क्या ये आदमी पागल है? तभी हम देखते हैं एक बैंडेड को किसी ने काट दिया होता है और ये लड़की दूसरे बैंडेड्स की ओर बढ़ रही होती है। तभी सांगमिन आके उस बैंडेड को मार देता है। सांगमिन कहता है अपने पीछे भी देखना मत भूलना जूनियर सिस्टर। तो जूनियर सिस्टर कहती है आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। सांगमिन एक और बैंडेड को मारते हुए कहता है ऑफ कोर्स आपके पास होगा, आखिर तुम नामगोंग परिवार के स्वॉर्डमैनशिप के प्राउड प्रैक्टिशनर हो। ये शर्मनाक होगा कि तुम इतनी मामूली सी चीज नहीं कर पाई। तो जूनियर सिस्टर कहती है मेरे पूरे शरीर में खून लग गया है। सांगमिन कहते हैं इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, कचरा साफ करते समय गंदा ना होना असंभव है। तो जूनियर सिस्टर कहती है दूसरे शब्दों में टाइगर और मर्चेंट के खातिर मैं गंदी हो गई है ना। और हमें बताया जाता है इसका नाम सियोनली है, टाइगर रॉक लीडर के मर्चेंट की बेटी, नामगोंग फैमिली के आउटर डिसाइपल है। सांगमिन कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और बात करते करते वो एक और बैंडेड को मार देता है। और सियोनली बस इन सबको देखते हुए मन में कहती है इन सभी बैंडेड्स की संख्या हमसे ज्यादा है लेकिन वो नामगोंग फैमिली के टक्कर की नहीं है। ये अफसोस की बात है कि हमने कुछ सामान खो दिया, फिर भी अगर हम हार्टलेस सेक्ट को खत्म कर सके तो नुकसान वर्थ इट है। और हम दूसरी जगह देखते हैं सांगमिन बैंडेड्स के लीडर से लड़ रहा होता है और कहता है जैसा कि उम्मीद था तुम बस बातें कर रहे थे, तुम बहुत कमजोर होते हुए भी अपनी ताकत पर घमंड कर रहे हो। सांगमिन को लड़ता हुआ देखकर ली मन में कहती है ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, अगर उसके पास एडवांटेज है तो ये कोई बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग नहीं है। और दूसरी जगह देखती है एमसी ने वुडन स्वॉर्ड से दो बैंडेड को रोक के रखा होता है। इसे देखकर वो हंसते हुए मन में कहती है वो क्या कर रहा है, क्या कोई स्कॉलर सच में वुडन स्वॉर्ड से सी बैंडेड से लड़ने के बारे में सोच रहा है? और एमसी के पास जाते हुए कहते हैं इसकी मदद नहीं कर सकते, अगर मैं उसे मरने दूं तो मुझे बुरे सपने आ सकते हैं, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए स्कॉलर।